बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, एज यू नो वेल कि हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उसको स्टडी करते आ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने इसके जो टॉपिक्स थे उन सबको स्टडी कर लिया था। ठीक है, और आज हम फर्दर मूव ऑन करने लगे हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के अभी जो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है हमारे पास इस चैप्टर की जो सॉल्व एग्जांपल्स होती हैं वो बात। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ, एग्जांपल्स की तरफ। जैसा कि बेटा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो साथ अपनी बुक लाजमी तौर पर रखा करें ताकि आप स्टेटमेंट को फॉलो कर सकें और आपको अच्छी तरह से समझ भी आई कि आप पूछा जा रहा है हमने क्या इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर आपके पास आ रही है पहले 11.1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11.1। एग्जाम्पल नंबर 11 पॉइंट में स्टूडेंट कहते हैं, बड़ी मुख्तसर सी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल सी है। What is the average translational kinetic energy of molecules in a gas at temperature 27 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है कि 27 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर है। तो आपने इस टेम्परेचर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल मुख्तसर सी एग्जांपल है। तो चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में स्टूडेंट हमें बताया जा रहा है गिवन डाटा में हमें सिर्फ दिया हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर लिखेंगे इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 27 सेल्सियस डिग्री। और चूंकि स्टूडेंट्स सेल्सियस डिग्री बेसिकली ये जो टेम्परेचर है उसका बेस यूनिट नहीं है बल्कि ये डेराइव्ड यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को पहले उसके बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और आपने याद रखना है कि जब भी हम सेल्सियस डिग्री से केल्विन, और टेम्परेचर का बेस यूनिट होता है केल्विन, ये आपने याद रखना है। और जब भी हम सेल्सियस डिग्री से केल्विन में जाएंगे तो जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसमें 273 आपने प्लस कर देना है, तो आपके पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो चली जाएगी डायरेक्ट केल्विन में अंदर। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है 27, तो इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, 27 प्लस 273 साथ आ जाएगा केल्विन इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, जब भी आपके पास टेम्परेचर गिवन हो सेल्सियस डिग्री में या आपके पास फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो आपने किधर कन्वर्ट करना है इसको, इसके बेस यूनिट केल्विन के अंदर। तो केल्विन, सेल्सियस डिग्री से केल्विन में जाने के लिए हमेशा हम उस वैल्यू के साथ 273 को ऐड करते हैं। ये आपके पास गिवन था जस्ट। उसके बाद टू फाइंड आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, टू फाइंड आपने कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था अपने टॉपिक्स के अंदर, तो फार्मूला आपके पास था T इज इक्वल टू 2/3 के, T इज इक्वल टू 2/3 के इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या याद रखना है कि फाइंड आप करना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो चीजें डिवाइड हो रही हैं दूसरी तरफ लेकर जाएं उनको मल्टीप्लाई कर दें, जो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ लेकर जाएं उनको डिवाइड कर दें। जैसा कि 3 के इस टर्म में या इस साइड पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है वो एक जगह पर कायम, फिर T इंटू 3 के साथ डिवाइडेड बाय 2। अब T स्टूडेंट हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, T की वैल्यू आपके पास गिवन है और K इधर आपके पास आता है और T इधर आपके पास आता है
केस और इधर आपके पास आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता था के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड जो इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस फार्मूले के अंदर ये टी की वैल्यू आपके पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, के की वैल्यू ये आपने जुबानी तौर पर याद रखनी है और 2 और 3 एज इट इज साथ आएंगे। आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी की वैल्यू से 300 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू केल्विन था 1.38 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब जब आप इनको हल करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। इन आपने पहले क्या करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ आई। फिर इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपने उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो आंसर आ रहा है फाइनल, वो आंसर आ रहा है 6.21 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.21 इंटू 10 की पावर -21। साथ काइनेटिक एनर्जी है तो वी नो वेल, ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट बेसिकली जूल होता है, तो हम इधर भी क्या पुट करेंगे, एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 सेल्सियस डिग्री। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी स्टूडेंट, कोई डिफिकल्टी नहीं थी इसके अंदर और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी पाए होंगे। ये थी एग्जांपल नंबर 11.1। अभी हम करेंगे 11.2। 11.2 में क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कि STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की स्पीड या एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। बिल्कुल शॉर्ट सी स्टेटमेंट, और इस तरह के जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, या जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर की चॉइस होते हैं ये वाली न्यूमेरिकल्स, ये वाले क्वेश्चन इस तरह के जो इनकी शॉर्ट स्टेटमेंट हो, ताकि वो पेपर पे जगह ना ले सकें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। कहते हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब गिवन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन डाटा की तरफ अगर हम चले, गिवन डाटा में बताया जा रहा है, कह रहे हैं एट STP के स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हमारे पास जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी और प्रेशर भी दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू T, और ये आपके पास इक्वल आएगा 0 सेल्सियस डिग्री प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, 0 सेल्सियस डिग्री है तो सेल्सियस डिग्री को स्टूडेंट हमने जैसे इस इक्वेशन में न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया था, सेल्सियस डिग्री को केल्विन में लेके गए थे, 273 का हमने इजाफा किया। सेम इसी तरह इधर भी हम करेंगे, 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये आपके पास आ गया टेम्परेचर। फिर दूसरा आपके पास मौजूद है प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू P। ये वैल्यू स्टूडेंट आपने याद रखनी है, जो STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है उस पे टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है वो आती है 0 सेल्सियस डिग्री, लेकिन जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो आती है 1.01
0.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया गिवन डाटा के अंदर। फिर टू फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड क्या है बेटा, आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरेज स्पीड आप फाइंड करेंगे। फिर कैलकुलेशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे, कैलकुलेशन में स्टूडेंट कहते हैं कि जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा, ये जो इस फार्मूला हमने लगाया T इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसी फार्मूले को हम फर्दर मूव करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले से हम ड्राइव कर लेंगे वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। अब देखें आपके पास ये जो फार्मूला था T इज इक्वल टू 2/3K इंटू काइनेटिक एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv², ठीक है। आपके पास क्या था, T इज इक्वल टू 2/3K इंटू काइनेटिक एनर्जी, और वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। बाय फार्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। अब अगर हम इसको हल करना चाहें तो ये देखें, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अब हमने फाइंड करना है v, तो v अपनी जगह पर कायम, v² इज इक्वल टू, अब v के साथ m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, t के साथ जाकर डिवाइड m, और ये 3K डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी 3Tk ओवर m। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा आपके पास एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। फिर से सेम एज इट इज जो आपके पास k है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जैसे हमने इधर लिखा, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर आपने टेम्परेचर आपके पास गिवन है, और जो मॉलिक्यूल्स का मैस है, मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ये आपके पास गिवन नहीं है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। कहते हैं टू फाइंड मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वी मस्ट यूज अ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला बराबर होता है मैस का मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन ओवर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, विच इज इक्वल टू m ओवर Na, ठीक है, m ओवर Na। अब मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर्स क्या होती हैं, ये भी आपको जुबानी याद रखना पड़ेंगे। यानी इन न्यूमेरिकल्स में आपको जो गिवन है वो बिल्कुल स्टेटमेंट में जो गिवन है वो बिल्कुल एक दो चीज है, लेकिन बाकी न्यूमेरिकल में मूव करने के लिए, उसको हल करने के लिए आपको ज्यादा चीजें याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। एज अ कांस्टेंट आपको चीजें याद रखना पड़ेंगी, जैसा कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आप याद रखेंगे, पता होना चाहिए आपको। एवोगैड्रोस नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू, जो मॉलिक्यूलर मैस है, m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम आ रहा है, तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 32 ग्राम, तो ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 32,000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। 1000 के साथ डिवाइड कर दे या 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर दे। और एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं, Na इज इक्वल टू 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.22
02 इंटू 10 की पावर 23, 022 आ रहा है, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस नंबर। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को पहले इस फार्मूले में पुट करके m निकालेंगे, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर में जो आपके पास मैस ऑफ मॉलिक्यूल था वो तो मौजूद नहीं, हमारे पास हमने मालूम करना था विलासी, तो विलासी के फार्मूले में m आ रहा था। इस m को फाइंड करने के लिए हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। पहले आप इस m की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से, इसको निकाल के फिर इसमें पुट करके आप विलासी की निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम इस इन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करें, m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर आ रहा है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप इसको हल करें, सॉल्व करें बाय कैलकुलेटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आंसर आपके पास आएगा 5.31 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम। 5.31 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम, ठीक है। अब किलोग्राम में इसका आपने आंसर रखना है, तो आपके पास आ जाएगा -26 किलोग्राम। 5.31 इंटू 10 की पावर -23 किलोग्राम। अब स्टूडेंट आप ये भी याद रखें कि 26 कैसे आ रहा है, -3 था, जैसा कि अगर हम इसको ऐसे हल करें 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 23, आप क्या करें 1/10 की पावर 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 26, और फिर अगर आप इसको ओवर के ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -26। ये इस तरह भी आ सकता है, और आप डायरेक्ट क्या करें 3 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फिर भी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5.31 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम। अब आपके पास स्टूडेंट्स m तो आ गया। अब m की वैल्यू जो आपके पास हाई है उसको आपने पुट कर देना इस टेम्परेचर वाले फार्मूले में, यानी कि जो विलासी का फार्मूला हमने बनाया था उधर। अब जो एवरेज विलासी थी आपके पास आ रही वो थी T आपके पास मौजूद है, टेम्परेचर वो है 273 इंटू 3, साथ आ जाएगा K था 1.38 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है, डिवाइडेड बाय m था, m की वैल्यू आपके पास ये आ गई 5.31 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाली टर्म के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। आंसर आ रहा है 1130.22 1130.22 डिवाइडेड बाय 5.31 इंटू 10 की पावर -23 प्लस 26। जैसा कि मैंने ये सारा प्रोसेस कराया, सेम इसी तरह स्टूडेंट्स अब इसमें भी हो रहा है कि 10 की पावर -23 ये वाला आ गया, -26 नीचे माइनस का था, ऊपर जाकर प्लस का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, -23 प्लस 26 का जो आंसर आता है वो आंसर आपके पास आएगा 10 की पावर +3। अब जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 212.84 212.24 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये आपके पास एवरेज विलासी का आंसर आ रहा है। चूंकि स्टूडेंट हमें विलासी जो चाहिए थी वो बेसिकली सिंपल विलासी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास इस फार्मूले के अंदर, इस जो वैल्यू के अंदर विलासी है, विलासी का स्क्वायर आ रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। इस स्क्वायर का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट, यानी VRMS। अगर आप इसको हल करें, ये 84 आ रहा है आपके पास, ये देखें 10 की पावर -3 था। अगर आप पॉइंट को शिफ्ट कर दें, ठीक है, शिफ्ट करें कहां पे, यहां से आपने 3 डिजिट इधर ट्रांसफर करना है, क्योंकि प्लस की वैल्यू आ रही है, प्लस की वैल्यू को खत्म करना है तो पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे।
212.84 यानी 1 2 आगे कुछ नहीं है, तो एक अपनी तरफ से आप 0 लगा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, एक टर्म आपने खुद से बढ़ानी थी इसके साथ। अब चूंकि हमें चाहिए था 20 खाली भी, तो वी आर एम एस आपके पास होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 212.840। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 461 मीटर पर सेकेंड, 461 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, किसके लिए? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास आ रही थी एवरेज वेलोसिटी, ये आपके पास आ गई। अब तो स्टूडेंट चलते हैं फिर अपनी फर्दर एग्जांपल की तरफ। ये दोनों एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सी थी, लेकिन इसमें थोड़े से टर्निंग पॉइंट्स थे कि जो कि आपने इन वैल्यूज को जुबानी याद रखना है। ठीक है, अगर आप इन वैल्यूज को यानी मोलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस को और एवोगैड्रो नंबर को अगर आप याद रख पाएंगे तो तब ये एग्जांपल सॉल्व होगी, अदरवाइज इन न्यूमेरिकल या ये जो एग्जांपल है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसकी जो वैल्यूज हैं उनको याद रखना है। ठीक है, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना बने, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सके। तो ये दोनों न्यूमेरिकल थे हमारे पास, दोनों एग्जांपल्स थी, पहली दोनों हमने सॉल्व कर ली। फर्दर मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 11.3 की तरफ। इसको रेज करने जा रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट, 11.3 की तरफ अगर हम मूव करें तो ये एक लेंथी स्टेटमेंट न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं करवाने जा रहा हूं आपको। कहते हैं A gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross section area 0.10 मीटर स्क्वायर। कि एक गैस कंटेनर, एक गैस है कंटेनर में मौजूद है और कंटेनर में एक पिस्टन भी फिट किया हुआ है, और पिस्टन का जो एरिया बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 0.10 मीटर स्क्वायर। द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेंटेन एट 8000 न्यूटन पर मीटर, और जो प्रेशर बताया जा रहा है गैस का वो बताया जा रहा है 8000। What heat is when heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4 cm। कि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो पिस्टन है वो थोड़ा सा मूव होता है अपवर्ड की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव होता है, और डिस्टेंस जो कवर करता है वो बताया जा रहा है 4 सेंटीमीटर का। If 40 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of the system? कि अगर आप 40 जूल हीट प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन के दौरान, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें क्या चेंज आएगा आपने वो फाइंड करना है, यानी डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप फाइंड करेंगे। जो दोबारा से कॉन्सेप्ट सुनिए इसका। कहते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है। ठीक है, और कंटेनर के अंदर आपने एक पिस्टन भी फिट किया हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जो प्रेशर लग रहा है फोर्स के, जो गैस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, जो मेंटेन करके रख रहा है प्रेशर गैस को, वो प्रेशर भी मौजूद है। फिर कहते हैं कि जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट के प्रोवाइड होने से जो पिस्टन है वो ऊपर की जारी मूव करता है, और जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस भी कवर दिया हुआ है। फिर कहते हैं कि अगर आप 42 जूल हीट प्रोवाइड करें तो इस हीट के प्रोवाइड होने से इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की, उसमें क्या चेंज आएगा आपने ये फाइंड करना, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास स्टूडेंट्स गिवन डाटा की तरफ चलें तो दिया हुआ है एरिया ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू ए, तो ये आपके पास है 0.10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वन आपके पास है प्रेशर पी, प्रेशर इज इक्वल टू पी, वो आपके पास गिवन है 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर थर्ड वन आपके पास गिवन है डिस्टेंस, इसको आप x के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम डेल y के साथ करेंगे। इज इक्वल टू वो था 4.4 सेंटीमीटर।
ठीक है। और सेंटीमीटर को स्टूडेंट हम कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, कैसे? इसको आपने क्या करना है, 10 की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या 100 के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास आएगा 4 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, 100 के साथ डिवाइड कर दे या 10 की पावर -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे। फिर हीट जो आप अब सप्लाई की जाएगी, हीट भी दी हुई है, आपके पास आ रहा है वो डेल क्यू या क्यू 42.7 जूल। ये सारा कुछ स्टूडेंट 4 चीजें आपके पास गिवन है। एक तो आपको पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, दूसरा आपके पास वो है प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है, तीसरा आपके पास जो डिस्टेंस कवर किया है पिस्टन ने वो दिया हुआ है, फोर्थ वन जितनी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट दी गई है। अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कहते हैं आपने क्या मालूम करना है इसके अंदर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल यू, ये आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जब अगर हम मूव करें कैलकुलेशन की तरफ, तो कैलकुलेशन में स्टूडेंट क्या बताया जा रहा है वो भी देखते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन स्टूडेंट कह रहे हैं आपने फाइंड करना है, पहले सबसे पहले आप मालूम करेंगे वर्क डन। ठीक है, क्योंकि वर्क डन की जो आपके पास है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पास है Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन डेल यू आपके पास आपने फाइंड करना है, Q मौजूद है, लेकिन डब्ल्यू जो वर्क डन आ रहा है स्टूडेंट वो हमारे पास मौजूद नहीं। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आपके पास जो फार्मूला था Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब इधर से अगर हम डेल यू का फार्मूला ड्राइव करें, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फार्मूला तो हमारे पास मौजूद है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के लिए। इसमें आपके पास डेल यू आप फाइंड करने चाह रहे हैं, क्यू हीट आपके पास मौजूद है, गिवन है आपके पास न्यूमेरिकल में, डब्ल्यू जो वर्क डन है ये आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, वर्क डन आपने पहले सेपरेटली कैलकुलेट करना है, फिर इस फार्मूले में पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जो वर्क डन आपने पढ़ा था स्टूडेंट, वर्क डन किसके बराबर था, P डेल V। वर्क डन आपके पास था P डेल V के इक्वल। अब डेल V, P तो आपके पास मौजूद है, डेल V फिर से मौजूद नहीं है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो आपके पास V था यानी डेल V था आपके पास, डेल V इज इक्वल टू A डेल Y, यानी एरिया इंटू डिस्टेंस, जो वेलोसिटी थी एरिया इंटू डिस्टेंस आपके पास आ रहा था, तो आपने डेल V की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, W इज इक्वल टू P A डेल Y। अब आपके पास बच्चों P भी मौजूद है यानी प्रेशर, एरिया A भी मौजूद है, डेल Y यानी जो डिस्टेंस कवर हुआ था, डिस्टेंस में से जो चेंज आया था वो भी मौजूद है। अब इन सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे फार्मूले के अंदर और आप निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन निकालने के बाद आप इस फार्मूले में वर्क की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे Q हीट में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आप निकाल लें W इज इक्वल टू देखिए P आपके पास क्या था, P प्रेशर दिया होगा 8000 मल्टीप्लाई एरिया क्या था 0.10 मल्टीप्लाई, फिर आपके पास था डेल Y यानी डिस्टेंस में जो चेंज आया डेल Y वो आपके पास आ रहा था 4 × 10 की पावर -2। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद का जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो आंसर आ रहा है आपके पास W इज इक्वल टू 32 जूल, यानी जो वर्क डन हो रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, वो वर्क डन कितना हो रहा है 32 जूल। ठीक है, लेकिन
हमने तो वर्क डन सिर्फ नहीं था निकालना, वर्क डन तो हमने सिर्फ फार्मूले की वजह से निकाला, वरना हमें जरूरत नहीं थी, ना हमसे पूछा गया वर्क डन के मतलब। लेकिन हमें जो फार्मूला मौजूद है हमारे पास, उस फार्मूले में वर्क डन आ रहा था, उस वर्क डन को कवर करने के लिए हमने ये वर्क डन की वैल्यू निकालना पड़ी हमें। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है इस फार्मूले के अंदर, ठीक है, अब अगर इस फार्मूले को आप लेकर चले, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल यू आपने फाइंड करना है, क्यू आपके पास आ 42 माइनस वर्क डन डब्ल्यू जो भी वैल्यू आई है वो आई है 32, ठीक है। तो डेल यू इज इक्वल टू 42 माइनस 32, क्या आंसर है 42 माइनस 32, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। और इंटरनल एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी चाहे हो या एक्सटर्नल एनर्जी हो, बात हो रही है एनर्जी की, और वी नो वेल कि जो एनर्जी का यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है जूल। तो आपने क्या लिख देना है एनर्जी का यूनिट जूल, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट के प्रोवाइड होने से टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर के राइज होने से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा सिस्टम की, वो चेंज आ रहा है 10 जूल का चेंज। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था, बिल्कुल सिंपल सा था, सिर्फ आपने एक इसके अंदर टर्निंग पॉइंट था कि जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला आपने लगाना है, उस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए फार्मूले में आ रहा था वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला भी हमने पढ़ा, वो बराबर था प्रेशर इनटू चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन स्पीड। तो वो आपके पास बराबर था चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी, तो चेंज इन वॉल्यूम स्टूडेंट्स बराबर होता है एरिया इनटू चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन वॉल्यूम की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद वर्क डन आपने निकाल लेना है। वर्क डन निकालने के बाद आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें सारी वैल्यूज को पुट करके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वो आपके पास आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 10 जूल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 11.3। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 11.4। 11.4 को जब हम सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 11.4 जो एग्जांपल है आपके पास उसको स्टडी करें। सिंपल सी और शॉर्ट सी एग्जांपल है, ये भी आपके पास कहते हैं द टरबाइन इन अ स्टीम पावर दैट टेक्स स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर एट 427 सेल्सियस डिग्री। कि आपके पास एक टरबाइन है, ठीक है, क्या कर रही है, बॉयलर से स्टीम लेती है, ठीक है, कितनी ले रही है, किस टेम्परेचर के ऊपर ले रही है, 427 सेल्सियस डिग्री, एंड एग्जॉस्ट इनटू अ लो टेम्परेचर रेजरवायर, और उसको क्या कर रही है, खारिज कर रही है लो टेम्परेचर के ऊपर। कितना लो टेम्परेचर, 77 सेल्सियस डिग्री। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी होगी स्टूडेंट आपने इसमें वो कैलकुलेट करनी है। यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी बॉयलर दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ हार्ड बॉडी और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, ठीक है, दो टेम्परेचर आपके पास गिवन है, तो एफिशिएंसी आपने इनकी मदद से कैलकुलेट कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। चलते हैं अपनी गिवन डाटा की तरफ। कहते हैं टेम्परेचर ऑफ
अब बेसिकली स्टूडेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास एक टरबाइन है, टरबाइन एक गर्म बॉडी, हार्ड बॉडी यानी बॉयलर से हीट ले रही है, ठीक है, स्टीम ले रही है या हीट ले रही है। बात है कि आप कह सकते हैं कि स्टीम ले रही है किस टेम्परेचर के ऊपर, 427 सेल्सियस डिग्री के ऊपर। फिर क्या करती है, बाकी जो एग्जॉस्ट करती है यानी जो हीट खारिज करती है, कुछ तो वर्किंग में ज़ाया हो गई, तो कुछ जो बाकी बचेगी वो कोल्ड बॉडी को देती है। जैसे कि हम अपने टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे थे कि कुछ हीट वो वर्क डन में यूटिलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट या सिस्टम, बाकी जो हीट बच जाती है वो क्या कर जाता है, वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। तो कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर था वो था 77 सेल्सियस डिग्री। तो इस केस में आपने क्या करना था, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आप फाइंड करेंगे यानी परसेंटेज एफिशिएंसी, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर। अब फिर से देखिए जो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है सेल्सियस डिग्री में, लेकिन आपने क्या करना है, इस सेल्सियस डिग्री वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेल्सियस डिग्री वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 427 में 273 का इजाफा करना है, आपके पास आंसर आएगा 700 केल्विन, ठीक है, पूरा पूरा आपके पास आंसर आ रहा है 700 केल्विन। फिर जो आपके पास टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, वो था T2, दिया हुआ था 77 सेल्सियस डिग्री। जब आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट किसके अंदर, केल्विन के अंदर, तो क्या करेंगे 273 प्लस 77 इज इक्वल टू, ठीक है, 350 केल्विन स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। टेम्परेचर दिए हुए थे दो तरह के, T1 टेम्परेचर था और T2 टेम्परेचर था आपके पास। इन दोनों टेम्परेचर्स को आपने पहले सेल्सियस डिग्री में थे, उनको उनके बेस यूनिट यानी कि केल्विन में कन्वर्ट किया। केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास दोनों आंसर वो आ गए, 700 केल्विन एंड 350 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने फाइंड क्या करना था इसके अंदर, एफिशिएंसी। टू फाइंड आपके पास आ रहा था एफिशिएंसी, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ईटा के साथ, ठीक है, एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के साथ। कैलकुलेशन क्या आ रही है, कैलकुलेशन स्टूडेंट आ रही है ईटा इंटू, आपके पास जो ईटा का फार्मूला हमने पढ़ा था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था अपने टॉपिक्स के अंदर, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट। वैल्यूज पुट करने के बाद 1 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 350। अब आपने इनका ले लेना है एलसीएम, 350 आ गया एलसीएम, 350 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 माइनस 700, ठीक है, 350 माइनस 700, तो सॉरी T2 आपके पास था 350, वैल्यूज जरा इंटरचेंज हो गई हैं। T2 आपके पास स्टूडेंट आ रहा था 350 और T1 आपके पास था 700। सेम इसी तरह 700 एलसीएम इधर आ गया आपके पास 700, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 700 माइनस 350, ये आपके पास आ गया एलसीएम। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा 700 में से 350 आपने माइनस करने हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 700 में से 350 निकालें तो 350 बाकी बच गए, डिवाइडेड बाय फिर से 700। अगर मैं इधर सॉल्व करूं, कहते हैं ईटा इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 700। अब देखिए 350 वन टाइम
और 700 2 टाइम, ठीक है, 351 टाइम 1 टाइम एंड 352 टाइम 700। तो आपके पास जो ईटा का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 विच कैन बी रिटन एज 0.5, ठीक है, ईटा इज इक्वल टू 0.5, ये आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट इसकी परसेंटेज मालूम करना चाहें, ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी, वी नो दैट कि जब भी हमने किसी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल क्या करते हैं, हम उस टर्म को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, उस चीज की परसेंटेज, यानी ये जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ आ जाएगा परसेंट, इधर भी आएगा परसेंटेज ईटा, ठीक है, या आप ये परसेंटेज इस तरफ ही लिख सकते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, जब आप 0.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आएगा 50%, ठीक है, 50% ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है, कि जो चेंज इन एफिशिएंसी थी, यानी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी थी आपके पास, मैक्सिमम एफिशिएंसी का आंसर क्या आ गया, वो आंसर आया 50%, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस चैप्टर की बेसिकली हमारे पास 5 एग्जांपल्स थी, 4 को हमने सॉल्व कर लिया, एक एग्जांपल हमारे पास रह गई है वो है 11.5, वो भी इधर अभी इसी वीडियो के अंदर उसको भी हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो एग्जांपल सेशन है वो खत्म हो और फर्दर वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करें, ठीक है स्टूडेंट। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सॉल्व करने वाली एग्जांपल का नंबर है एग्जांपल नंबर 11.5, यानी इस चैप्टर की जो 5th वाली और लास्ट वाली एग्जांपल है अभी हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 11.5 उसकी स्टेटमेंट स्टडी करते हैं, रीड करते हैं क्या बताया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी शॉर्ट स्टेटमेंट है, एक 4 वाली भी एक सिंपल सी और शॉर्ट स्टेटमेंट एग्जांपल थी, उसको भी आपने अच्छी तरह से याद कर सॉल्व करना है और मेथड उसका याद रखना है कैसे सॉल्व किया था। अब स्टूडेंट कहते हैं 11.5 में स्टडी करने जा रहा हूँ, रीड करने जा रहा हूँ। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1.0 किलोग्राम आइस एट 0 सेल्सियस डिग्री मेल्ट्स इनटू वाटर। कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा कि जब 1 किलोग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी वाटर में 0 सेल्सियस डिग्री के ऊपर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस LF वो दी हुई है, ठीक है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास गिवन है, चेंज इन एंट्रोपी आप फाइंड करेंगे। तो एंट्रोपी का फार्मूला हमने चैप्टर के अंदर मौजूद है हमारे पास इस चैप्टर में, उस टॉपिक से आपके पास जो फार्मूला आएगा एंट्रोपी वाला वो आप इधर पुट करेंगे चेंज इन एंट्रोपी का, और पुट करने के बाद आप इधर आसानी के साथ सिंपल वे के साथ इस न्यूमेरिकल को, इस एग्जांपल को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल से, इतनी डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं इसके अंदर, वैल्यूज दी हुई है आपके पास, आपने सिर्फ उनको थोड़ा सा चेंज करके फार्मूलाज की मदद से वैल्यूज को पुट करके आपने चेंज इन एंट्रोपी यानी इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लेना है। अब सबसे पहले जो गिवन डाटा में मौजूद है मैस ऑफ आइस, क्या मौजूद है, मैस ऑफ आइस विच इज इक्वल टू m एंड गिवन बाय 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम आपके पास आइस आ रही है। फिर कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है, गिवन है टेम्परेचर इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 0 सेल्सियस डिग्री। फिर आंसर आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स सेल्सियस डिग्री में, तो वी नो दैट कि जब भी टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में दिया होगा हमने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर बाय एडिंग 273 इन दैट वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास जो 0 मौजूद है, 0 प्लस 273
इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, 0 में 273 आप ऐड करेंगे तो आंसर एज इट इज आ जाएगा 273। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट वो आपके पास स्टूडेंट आ रही है LF से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? गिवन था मैस ऑफ आइस 1 किलोग्राम, टेम्परेचर था 0 सेल्सियस डिग्री विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF विच इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अब आपने जो फाइंड करना है, टू फाइंड आपके पास क्या है स्टूडेंट? चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल एस, ये आप फाइंड करेंगे। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी आप कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। अब कैलकुलेशन स्टूडेंट, जो चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, जो हमें पता है, वो है डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब कहते हैं कि जो डेल क्यू आपके पास आएगा, हमारे पास डेल क्यू दिया हुआ है LF की फॉर्म में, लेकिन कहते हैं कि जो डेल क्यू होता है आपके पास वो होता है MLF के। तो आपने क्या पुट करना है? कहते हैं डेल क्यू हीट एडेड टू आइस। ठीक है, उसका मैस और उसके साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपने क्या करना है? जो डेल एस का फार्मूला बनेगा, डेल एस इज इक्वल टू MLF डिवाइडेड बाय T। तो आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। डेल एस इज इक्वल टू मैस था 1 मल्टीप्लाई 3.36 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर था 273, यानी 3.36 डिवाइडेड बाय 273। तो जब आप 3.36 को 273 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01230। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.01230 इंटू 10⁵। तो आपने क्या करना है? 5 की बजाय आपने पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, यानी 1.230 इंटू 10⁵। साथ क्या आ जाएगा? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन स्टूडेंट्स यूनिट है एंट्रोपी का, यानी चेंज इन एंट्रोपी डेल एस आपके पास क्या आ जाएगी? डेल एस इज इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁵ जूल पर केल्विन। अब अगर आप 10⁵ आ रही है, अगर इसकी जगह आप किलोग्राम भी लिख दें तो फिर भी आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1.230 इंटू 10⁵ की जगह आ जाएगा किलोग्राम जूल पर केल्विन। ये भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने जो आंसर दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, तो हम भी बुक वालों के मुताबिक ही चलेंगे। जो आंसर उन्होंने हमसे डिमांड की है हम वही आंसर लेकर आएंगे और वही आंसर हम अपना कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ही एग्जाम्पल्स इस चैप्टर की, जो कि 5 एग्जाम्पल्स थी, सारी की सारी एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में सॉल्व कर ली और मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्दर मूव करते हुए इस चैप्टर के अंदर, और हम स्टार्ट करने जाएंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व की इस वीडियो में और आप 5 एग्जाम्पल को अच्छी तरह से ही समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।